Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is 5 bacteria types claim 6.8 lakh lives in India in 2019 Lancet. तो जो Lancet का रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो 5 बैक्टीरिया का टाइप है इसके कारण 8 लाख लाइफ का नुकसान हुआ है 2019 में। तो हम जानेंगे ये 5 जो बैक्टीरिया ये कौन कौन से है, फिर इस 5 बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। 5 बैक्टीरिया टाइप ई कोलाई, एस न्यूमोनियाई, के न्यूमोनियाई, एस ऑरस एंड ए बौमानी caused nearly 6.8 lakh death in India in 2019 according to a study published in Lancet Journal। तो जो एक स्टडी था जिसको पब्लिश किया गया था लैंसेट जर्नल के द्वारा, तो 6.8 लाख डेथ हुआ है 2019 में भारत में 5 बैक्टीरिया के कारण। वो बैक्टीरिया कौन कौन से है? ई कोलाई, एस न्यूमोनिया, के न्यूमोनिया, एस ऑरियस और ए बोमानी। डिस्क्रिप्शन जो इस 5 बैक्टीरिया के इसको हम समझते हैं। कोलाई, इट इज कॉमनली फाउंड इन लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। मोस्ट टाइप ऑफ ई कोलाई आर हार्मलेस और काउज रिलेटिवली ब्रीफ डायरिया, बट अ फ्यू स्ट्रेन कैन काउज सीवियर स्टोमक क्रैम्प, ब्लडी डायरिया एंड वॉमिटिंग। ये जो है कॉमनली पाया जाता है लोअर इंटेस्टाइन में वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के। ज्यादा टाइप जो है ई कोलाई का ये हार्मलेस होता है या इसके कारण बहुत ही कम डायरिया का लेवल देखा जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेन इसके ऐसे होता है जिनके कारण सीवियर स्टोमक क्रैम्प हो सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकता है। स्टेरोप्टोकोकस न्यूमोनिया, एस न्यूमोनिया, ये एक मोस्ट कॉमन काउज है मिडिल ईयर इन्फेक्शन, सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन के लिए चिल्ड्रन पे, और न्यूमोनिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल और एल्डरली के लिए। Klebsiella can cause different type of healthcare associated infection, including pneumonia, bloodstream infection, wound और surgical site infection and meningitis। जो आपका क्लेब्सिलिया है इसके कारण अलग अलग टाइप का हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कि न्यूमोनिया भी है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वुंड या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस भी आता है। Aureus is the leading cause of skin and soft tissue infection such as abscessic boils, foranicles और cellulitis। जो ऑरियस है ये मेन काउज है आपका स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि आपका एब्सेसेस हो गया, बॉइल्स हो गया, फोरनेंकल्स हो गया, सेलुलिटिस हो गया। एसिनोबैक्टर बनुमानी, ए बनुमानी कैन काउज इन्फेक्शन इन द ब्लड, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, न्यूमोनिया और इन वोन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो आपका एसिनोटोबैक्टर बहुमानी है इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड का, यूरिनरी ट्रैक्ट का, लंग्स का, न्यूमोनिया या वोन्स या अदर पार्ट में आपके बॉडी का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेमवर्क टू कर्व फेक रिव्यू ऑन ई कॉमर्स साइट। जो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कर्व करने के लिए जो फेक रिव्यू है ई कॉमर्स साइट का, समझेंगे इसके बारे में, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसको भी समझेंगे। फेक रिव्यू आर ग्रोइंग मैनेज स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ इंडिया ई कॉमर्स इज ब्लूमिंग। जो फेक रिव्यू है ये एक प्रॉब्लम बन गया है, स्पेशली जब नंबर जो है इंडिया का ई कॉमर्स साइट का बढ़ रहा है तो फेक रिव्यू को ही देखा जा रहा है, उतना ज्यादा ही इंक्रीज हुआ है। स्टैंडर्ड विल अप्लाई टू एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच पब्लिश कंज्यूमर रिव्यू। और स्टैंडर्ड जो है ये अप्लाई होगा सारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पब्लिश करेंगे कंज्यूमर रिव्यू को। नीड फॉर न्यू स्टैंडर्ड, जरूरत क्यों पड़ा नए स्टैंडर्ड की। रिव्यूज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शॉपिंग इन ई कॉमर्स, दे आर मोर इंपॉर्टेंट इन 3 सेक्टर, टूर एंड ट्रेवल, रेस्टोरेंट एंड ईटरी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, बट फेक रिव्यू मिसलीड कंज्यूमर टू स्पेंड मनी विद अ बिजनेस और ऑन ए प्रोडक्ट दे मे नॉट हैव अदरवाइज चूजन। रिव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है शॉपिंग में, ई कॉमर्स साइट में। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 सेक्टर के लिए मेनली, कौन कौन से? टूर और ट्रेवल सेक्टर में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया है, रेस्टोरेंट और इटरी पे और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे। लेकिन फेक रिव्यू मिसलीड करता है कंज्यूमर को कि वो स्पेंड कर देता है मनी को वैसे बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए, अदरवाइज वो नहीं चूज किया होता अगर फेक रिव्यू नहीं होता तो। This could mean other business are losing out on revenue that may have earned as it not been bold fake review और misleading review। इसका मतलब है कि अदर बिजनेस को नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का जो वो अर्न कर सकते थे अगर फेक या मिसलीडिंग रिव्यू नहीं हुआ होता तो। स्टैंडर्ड क्या रखा गया है? वेरिफिकेशन, मेथड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिव्यू ऑथर थ्रू ईमेल एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन बाय टेलीफोन कॉल और एसएमएस, confirming registration by clicking on a link using a captcha system etc. to check traceability and genuineness of the review author। वेरिफिकेशन की बात कही गई है जिसमें मेथड होगा वेरिफिकेशन का रिव्यू ऑथर का ईमेल एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन होगा टेलीफोन कॉल या एसएमएस के माध्यम से, कंफर्म किया जाएगा रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके लिंक पे, और यूज किया जाएगा कैप्चा सिस्टम का ताकि चेक किया जा सके ट्रेसेबिलिटी को और जेन्युइननेस को रिव्यू ऑथर का। Moderation, the standard provide for both automated and manual moderation and provide check for analyzing the review content। ये जो स्टैंडर्ड है ये प्रोवाइड करेगा दोनों ही ऑटोमेटेड और मैनुअल मॉडरेशन को, और ये प्रोवाइड करेगा चेक को, एनालाइजिंग और रिव्यू कंटेंट के लिए।
अगर पब्लिकेशन की हम बात करें, द स्टैंडर्ड इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर द रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन प्रोसेस एंड आफ्टर द पब्लिकेशन प्रोसेस। ये जो स्टैंडर्ड है ये इंक्लूड करेगा कंसिडरेशन को रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जब पब्लिकेशन प्रोसेस होगा, और उसके बाद के लिए भी एक्यूरेसी जो होगा रिव्यू का, डिफॉल्ट डिस्प्ले, वेटेज ऑफ रेटिंग, ये सब डिफाइन किया जाएगा पब्लिकेशन प्रोसेस के दौरान। Review should be legitimate and the process of collecting, moderating and publishing consumer review should be accurate। जो रिव्यू होगा वो लेजिटिमेट होगा, और जो प्रोसेस होगा कलेक्ट करने का, मॉडरेट करने का या पब्लिश करने का कंज्यूमर के रिव्यू को, ये भी एक्यूरेट होना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ रिव्यू ऑथर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड बी इंश्योर, और जो प्रोटेक्शन होगा रिव्यू ऑथर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, इसको इंश्योर किया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसके बारे में भी हम समझ ले। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI was founded in 1946 by a Department of Industry and Supply resolution and was constituted under the Society Registration Act of 1860। जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है इसको फाउंड किया गया था 1946 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई रेजोल्यूशन के माध्यम से, और कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के माध्यम से। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 established the BIS as a statutory body which is headquartered in New Delhi। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है BIS एक्ट 2016, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था BIS के को एक स्टैट्यूटरी बॉडी तौर पे, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली पे है। इट इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत का, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोदरेज कंपनी टेक्स इन LGBTQ+ इंट्रेन। जो गोदरेज कंपनी है उन्होंने टेकन किया है LGBTQ+ इंट्रेन को, जानेंगे इसके बारे में। तो कौन सी कंपनी ने किया, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर हो सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी हैज स्टार्टेड एन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर LGBTQIA+ कम्युनिटी इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी। गोदरेज प्रॉपर्टी ने स्टार्ट किया है इंटर्नशिप प्रोग्राम को LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और इक्विटी को। The internship module include 9-month learning in the same role, structure, performance feedback every 3 months, a mentor and a buddy assigned to all interns, and a permanent role with the company upon successful completion of the internship। जो internship module है ये include करता है 9 month का learning को सेम रोल के लिए, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, फीडबैक को हर एक 3 मंथ पे एक मेंटर और बडी असाइन किया जाएगा सारे इंटर्न को, और एक परमानेंट रोल होगा उनका कंपनी पे जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे इंटर्नशिप को। तो LGBTQIA+ स्टैंड फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूअर और क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्ट, असेक्सुअल एंड मोर। और जो LGBTQIA+ है ये आपका लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूअर और क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्ट, असेक्सुअल और मोर के लिए स्टैंड करता है। ये देख सकते हैं मोस्ट प्रीफर टू रिमेन क्लोजेस्ट। तो LGBTQIA कम्युनिटी मेंबर्स फ्रॉम अराउंड 10% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। जो आपका LGBTQIA+ कम्युनिटी है इसके मेंबर्स जो आपके अराउंड 10% है जनरल पॉपुलेशन के, बट रिक्रूटिंग देम इज टफ सिंस मेनी हैव नॉट येट कम टू द क्लोजेट। लेकिन रिक्रूट करना उनको काफी कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो अभी भी क्लोजेट नहीं हुए हैं। इंडिया इंक्लूसिव इज नाउ मेकिंग स्ट्राइड्स इन टेपिंग दिस टैलेंट पूल एंड विद वेरियस मॉड्यूल एंड टारगेट रिक्रूटमेंट ड्राइव। और इंडिया इंक्लूसिव जो है वो कोशिश कर रहा है टैप करने का इस टैलेंट पूल को अलग अलग मॉड्यूल्स और टारगेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से। स्टेप फॉर वाइडर इंक्लूजन एट द वर्क प्लेस इंक्लूड नॉर्मलाइजिंग रेस्ट रूम, लॉकर रूम यूज टू न्यूट्रलाइजिंग प्रोनाउंस इन नेम्स, टाइटल्स एक्सेट्रा। स्टेप लिया जा रहा है ताकि वाइडर इंक्लूजन हो सके उनका वर्क प्लेस में, जैसे कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है रेस्ट रूम को, लॉकर रूम को, उपयोग किया जा रहा है न्यूट्रलाइजिंग प्रोनाउंस का, नेम्स, टाइटल का, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टीपू सुल्तान। जानेंगे हम टीपू सुल्तान के बारे में। पहले भी इस टॉपिक पर जिक्र कर रखा हम लोगों ने। टीपू सुल्तान बर्थ एनिवर्सरी वाज रिसेंटली ऑब्जर्व, ब्रिंगिंग हिज कंट्रोवर्शियल लीगेसी टू द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिटिकल कन्वर्सेशन वंस मोर। तो टीपू सुल्तान का बर्थ एनिवर्सरी था, इसको हाल ही में ऑब्जर्व किया गया था, जिसके कारण कंट्रोवर्शियल लीगेसी जो था इनके उसके बारे में डिस्कस किया गया था, जिसके कारण पॉलिटिकल डिबेट जो वो फिर से चालू हो गया इसको लेके। टीपू सुल्तान वाज बोर्न सुल्तान फतेह अल साहिब टीपू इन 1715 देवनाली, प्रेजेंट डे बेंगलोर। टीपू सुल्तान का जन्म जो था सुल्तान फतेह अल साहिब टीपू इन 1750 पे देवनाली पे हुआ था, जो कि आज के आपका बेंगलोर पे है। ही वॉज बोर्न टू हैदर अली हु रोज थ्रू द रैंक ऑफ द आर्मी ऑफ उडियार, द देन हिंदू रूलर ऑफ मैसूर। उनका जन्म जो था हैदर अली के तौर पर हुआ था, जो कि बाद में रेज किया था, जो रैंक था आर्मी का उडियार तक, वो उस समय के हिंदू रूलर थे मैसूर के। हैदर अली सीज पावर इन 1761 विथ टीपू सक्सीडिंग हिज फादर इन 1782। हैदर अली सीज कर गया था पावर को 1761 पे, और टीपू जो थे उन्होंने सक्सीड किया था अपने पिताजी को 1782 पे। रिफॉर्म टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस, जो रिफॉर्म टीपू सुल्तान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। टीपू फैसिनेशन विथ यूरोपियन कल्चर वाज एविडेंट इन मैनी ऑफ द इनोवेशन। जो टीपू है वो फैसिनेटेट करता है यूरोपियन कल्चर को, और इसको देखा गया है बहुत सारे इनोवेशन के माध्यम से।
Tipu wanted Mysore to be a modern rival of the European power and made investment in technology accordingly. टीपू चाहते थे कि जो मैसूर है वो एक मॉडर्न राइवल हो यूरोपियन पावर का, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था टेक्नोलॉजी पे उसी के अनुसार। जैसे कि टीपू क्रेडिट दिया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए आयरन कैश रॉकेट को वारफेयर के समय पे। Tipu Sultan also pioneered administrative and economic reform, introduced new corn, stated a new land revenue system in Mysore, as well as introduced sericulture, which continue to employ many Canadians to date. टीपू सुल्तान जो है उनको पायनियर माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म का। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू कॉइन को, स्टार्ट किया था नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मैसूर पे, साथ साथ इंट्रोड्यूस किया था सेरिकल्चर को, जो कि कंटिन्यू किया एम्प्लॉय किया था बहुत सारे कैनेडियन को। In 1796, he set up a board of admiralty and planned by a fleet of battleship and large frigate. 1796 में उन्होंने सेटअप किया था एक बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी को और प्लान किया था एक फ्लीट को, बैटलशिप और लार्ज फ्रिगेट का। टीपू वाज ग्रेट लवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ए ग्रेट डिप्लोमेट हु गेव हिज सपोर्ट टू फ्रेंच सोल्जर एट श्रीरंगपट्टनम इन सेटिंग अप ए जैकोबिन क्लब इन 1796। और टीपू जो थे वो ग्रेट लवर थे डेमोक्रेसी के, उन्होंने सपोर्ट दिया था फ्रेंच सोल्जर को श्रीरंगपट्टनम पे कि वो सेटअप करे जैकोबिन क्लब को 1797 पे। उन्होंने प्लान किया था ट्री ऑफ लिबर्टी को श्रीरंगपट्टनम पे, तो उन्होंने किया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग इन फोर्ट्रेस ऑफ श्रीरंगपट्टनम अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। His final act of valor and defiance has been glorified by many who see him as a nationalist anti-colonial icon. टीपू सुल्तान का निधन जो है लड़ते हुआ था अपने फोर्ट को बचाते हुए श्रीरंगपट्टनम का ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान 1799 पे। उनका जो फाइनल एक्ट था वेलोर का, इसको डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे के द्वारा ग्लोरीफाई किया जाता है जो इनको नेशनलिस्ट या एंटी कॉलोनियल आइकॉन के तौर पर मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो जो आपका नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे लॉन्च नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, इंडिया फर्स्ट टू डेवलप a regulatory framework and alternate technology adoption roadmap for green shipping. It will act as a technological arm of Ministry of Port Shipping and Waterway. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को। ये इंडिया का पहला होगा जो डेवलप किया जा रहा है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तौर पर, अल्टरनेट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन रोडमैप के तौर पर ग्रीन शिपिंग के लिए। ये काम करेगा एक टेक्नोलॉजिकल आर्म के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। ग्रीन शिप इज ए नेम गिवन टू एनी सीजनिंग वेसल दैट वुड लीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन। जो ग्रीन शिप है ये एक नाम है जो कि दिया गया है किसी भी सीजनिंग वेसल को जो कि कम से कम अमाउंट कार्बन एमिशन का करे। ग्रीन शिप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट प्रोसीड्यूर टू डिक्रीज एमिशन, कंज्यूम लेस एनर्जी एंड बी मोर एफिशिएंट। और ग्रीन शिप टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करता है प्रोसीड्यूर को जो कि डिक्रीज करता है एमिशन को, कंज्यूम करता है लेस एनर्जी को और ज्यादा एफिशिएंट होता है। International Maritime Organization (IMO), a UN agency, aims to reduce overall greenhouse gas emission from the shipping industry by 50% by 2050 from the 2008 level। और जो आपका IMO है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक UN का संस्था है, इसका मकसद है रिड्यूस करना ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को शिपिंग इंडस्ट्री के लिए 50% तक। कब तक? 2050 का टारगेट है। और जो लेवल होगा बेस ईयर वो 2008 का लेवल होगा। इंडिया का जो अदर इनिशिएटिव है मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट टू नियरली 60% बाय 2030। जो इंडिया का मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट है 2030 का सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर के लिए, इसमें भारत ने टारगेट रखा है कि इंक्रीज किया जाए जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का मेजर पोर्ट में नियरली 60% तक इसको किया जाए 2030 तक। ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट पॉलिसी ड्राफ्ट किया जा रहा है ग्रीन पोर्ट पॉलिसी को। और सागरमाला प्रोग्राम ये भी इंडिया के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है इसी के लिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अल्टीमेट ग्रीन शिप का काम होगा। तो काइट सेल सिस्टम, नो बैलेट शिप, ड्राइक सेल सिस्टम, सोलर सेल सिस्टम, ऑप्टिमाइज कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट स्क्रूटनी, सारे कुछ यहाँ पे डिफाइन किया गया कि क्या क्या होता है, ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईवीएम एथनो वेटरनरी मेडिसिन। तो हम जानेंगे एथनो वेटरनरी मेडिसिन के बारे में। दिल्ली वेस्ट थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट फोकस ऑन अ मेजर एथनो वेटरनरी मेडिसिन प्रोग्राम एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक फॉर द डायरी सेक्टर। तो जो दिल्ली वेस्ट थिंक टैंक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी का जो रिपोर्ट, इसका फोकस है एक मेजर एथनो वेटरनरी मेडिसिन प्रोग्राम के ऊपर जो कि एक अल्टरनेटिव हो सकता है एंटीबायोटिक का डायरी सेक्टर के लिए। एथनो वेटरनरी मेडिसिन जो है आपका ईवीएम, ये इन्वॉल्व करता है उपयोग ट्रेडिशनल हर्बल प्रिपरेशन
प्रोडक्शन का जो कि ट्रीट करेगा डिजीज को कैटल के लिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक साइलेंट पैंडेमिक है और ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट आज के समय पे बन गया है। ये वन हेल्थ इश्यू है, ये बढ़ रहा है क्योंकि जो मिसयूज हो रहा है या ओवर यूज हो रहा है एंटी माइक्रोबियल्स का ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और फूड एनिमल प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर और प्रोडक्शन पे, जिसके कारण इसका दुष्परिणाम देखा गया है। तो इसी कारण इसके ऊपर फोकस किया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.